और सब्जेक्ट है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड। लेकिन इसमें हमारा टॉपिक क्या है? ये है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। यहाँ हम अपीलेट कोर्ट की पावर्स की बातें कर रहे हैं। वो अपीलेट कोर्ट क्या क्या पावर यूज करती है, अर्थात एक न्यायालय जब अपील में मूल वाद को या उसकी डिग्रियों को खिलाफ उसके पास आदेश आते हैं तो वो अपीलेट कोर्ट जो है वो अपीलीय कोर्ट कहलाती है। और वो अपीलीय कोर्ट क्या क्या शक्ति इस्तेमाल करती है, इस बात को यहाँ हम बताने की कोशिश करेंगे। आपको दो बातें बिना किताब की तरफ जाए। देखिए, नंबर एक बात तो ये है कि अपील का जो न्यायालय या अपील में जो जज साहब बैठते हैं वो सबसे पहले तो किसी मामले को सुनने के बाद अगर नीचे का आदेश गलत है या उसमें डिग्री गलत है तो उसे निरस्त कर सकते, उसे खत्म कर सकते हैं। किसी कार्य को करने में या मान लो कोई जिस तरीके से एक वाद बिंदु बने और वाद बिंदु गलत बने, उनको दोबारा से निर्धारित करके खुद भी डिसाइड कर सकती है और न्यायालय को नीचे भेज सकती है। यदि लगता है कि न्यायालय किसी बिंदु पर गलत निर्णय दिया है और उस पर और वाद बिंदु की आवश्यकता है तो न्यायालय ऐसे केस को रिटर्न रिमांड बैक कर सकता है कि नीचे की कोर्ट से दोबारा कह सकता है कि भाई ये फलानी एविडेंस जो है ये आप लीजिए। उस ऑर्डर को जो नीचे वाली कोर्ट ने दिया है उसको सही भी करार दे सकता है। ये कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निर्णय सही है, इसमें कोई इंटरफेरेंस रिकॉर्ड नहीं है, जो डिग्री नीचे की कोर्ट ने पारित की है वो सही है, इसको अपास्त करने का कोई अधिकार नहीं है, आधार नहीं है। तो ये सारी शक्तियां अपील न्यायालय करता है। वो देखता है क्या लीगल त्रुटि क्या है, एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस क्या है, ऑनस गलत आदमी पर शिफ्ट तो नहीं किया, डॉक्यूमेंट जो थे वो सही तरीके से एग्जिबिट्स हुए थे या नहीं हुए थे, उनको पढ़ा गया तो किस तरीके से पढ़ा गया। ये सारी बातें लीगलिटी वगैरह ये सारी की सारी अपीलीय न्यायालय देख सकता है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की धारा 107 और 108 इस विषय में उपबंध करती है और यह हमें बताती है कि एक अपीलीय न्यायालय एक अपील के दौरान क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, किस तरीके के आदेश दे सकता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम अपना एक्सप्लेन करेंगे। धीरे धीरे 107 से स्टार्ट करते हैं। 107 धारा 107 का सेक्शन उपसेक्शन 1A या एवं आदेश 41 रूल 33 वो क्या कहते हैं जरा से देख लें। ये देखिए, रूल 41 जो है ये बहुत बड़ा रूल है और ये बहुत सारी बातें अपीलेट कोर्ट्स की पावर के बारे में आपको ज्ञान देगा। चलिए, किसी मामले को अंतिम रूप से अवधारण करने की शक्ति रखता है अपीलीय न्यायालय। मामले को अंतिम रूप से निर्धारित कर सकेगा या ऐसा कोई आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि किया जाना चाहिए था एज पर लॉ रिक्वायर्ड। तो ये धारा 107 का उप सेक्शन फर्स्ट ए और आदेश 41 रूल 33 इस प्रकार की शक्ति अपीलीय न्यायालय को देता है। नंबर 2 की बात करते हैं। किसी अज्ञप्ति या किसी डिग्री को जो नीचे की अदालत ने पारित की है उसकी पुष्टि कर सकता है, कह सकता है, या उसे उलट सकता है या उसमें माइनर से चेंजिंग परिवर्तन कर सकता है यदि ऐसा प्रतीत होता है कि लीगल रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इसमें कुछ चेंज किया जाए। तो ऐसी शक्ति आदेश 41
रूल 32 में न्यायालय को प्रदान की गई है, अपीलेट न्यायालय। तीसरी बात करते हैं, कभी कभी पक्षकारों में कंप्रोमाइज हो जाता है, पार्टीज कंप्रोमाइज करती हैं, गुडविल प्रिवेल हो जाती है उनके ऊपर, तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री को पारित कर सकते हैं, या कोई एडजस्टमेंट, कोई समायोजन यदि कोई होता है तो उसके आधार पर डिक्री को पारित करने, आदेश देने की आदेश दे सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं। अब बात आती है चौथी, अपीलीय न्यायालय उस तरीके से भी कार्य कर सकता है जैसे मूलवाद न्यायालय कर सकता है, एविडेंस रिकॉर्ड भी कर सकता है, इश्यू भी फ्रेम कर सकता है, वो सारी शक्तियां उसमें भी निहित होती हैं अपीलीय न्यायालय में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वाद पद निश्चित करने की शक्ति व उसके विचारण हेतु निर्देशित करने की शक्ति, या यदि फाइल पर उन वाद पदों पर पहले से ही एविडेंस मौजूद है। देखिए तीन स्थिति है इसमें, वाद पद बनाना, विचारण हेतु निर्देशित करना नीचे के न्यायालय को कि भाई इन वाद पदों पर एविडेंस लो, या यदि फाइल पे ऑलरेडी एविडेंस है तो फाइनल डिसीजन देना, मतलब फाइनल डिसीजन से निर्धारित कर देना, अंतिम रूप से अवधारण कर देना। ये सेक्शन 107 1E व आदेश 41 रूल 24 में दी गई शक्तियां हैं। इस तरीके से भी न्यायालय काम कर सकता है, अपीलीय न्यायालय। बात छठे की करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अपीलीय न्यायालय को यदि मामले में कोई बात दिखती है तो पुनः विचारण का भी ऑर्डर पास कर सकता है, एडिशनल एविडेंस लेने के लिए भी आज्ञा दे सकता है, और कह सकता है कि एडिशनल एविडेंस लो और दोबारा से निर्णय करो, स्पीकिंग ऑर्डर करो, अर्थात मामले को प्रतिप्रेषित कर सकता है, अर्थात रिमांड कर सकता है अधीनस्थ न्यायालय को, भाई नहीं आपने जो निस्तारण किया मामले का जरा इन फैक्टों पे और नजरिया अंदाज करो, नजर डालो। 7 अतिरिक्त साक्ष्य लेने की, अगर एविडेंस कम ली गई है, ली जानी चाहिए थी, उसको लेने का आदेश देने की शक्ति है, जबकि विचारण न्यायालय ने उस एविडेंस को जो ली जानी चाहिए थी लेने से इंकार किया हो तब, या मामले के निस्तारण के लिए ऐसी एविडेंस का फाइल पर होना बड़ा आवश्यक है, या उसके साक्ष्य को लेने के लिए अन्य कोई पर्याप्त हेतु है, अर्थात उस एविडेंस को कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसे लेना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कोई और अन्य कॉज तो नहीं कह सकता, हेतु से मतलब ऑब्जेक्ट फाइल पर मौजूद है। ऐसी परिस्थिति में भी आदेश 41 रूल 27 ये पावर ताकत प्रदान करता है। यहां मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा, ऐसा एविडेंस अपीलीय न्यायालय स्वयं ले सकेगा या मूल न्यायालय को भी इसके लिए फाइल को वापस भेज सकेगा, अर्थात निर्देश दे सकेगा। जब अपीलीय न्यायालय अपना निर्णय लिखे
तो उसे के क्या नियम है, वो नियम जरा सुन लो। एक तो लिखित में निर्णय होगा और उसके अंतर्गत अपीलीय न्यायालय क्या क्या लिखेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। 4 बातें उसे जरूर अपने उस जजमेंट में क्लियर करनी चाहिए। नंबर 1, जो भी इशू वो डिसाइड कर रहा है, विनिश्चय के बिंदु किन आधारों पर, किन लीगल क्वेश्चंस पर वो डिसीजन दे रहा है, उन लीगल क्वेश्चंस को जो उन्होंने बनाए हैं, अर्थात फैक्ट इन इशू जिनको भी वो डिसाइड करे, उन विनिश्चय के बिंदु, आधार और प्रश्न को 1 बाय 1 डिसाइड करे, उन पर अपना निर्णय देगा। उनके क्या कारण है, निर्णय क्यों दे रहा है, क्या आधार है उसके, क्या लॉ है उस पॉइंट पे, वो बताएंगे। वह अनुतोष जिसके लिए अपीलकर्ता अधिकृत हो, क्या रेमेडी वो अपीलकर्ता को देना उचित समझते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, विनिश्चय के बिंदु को स्पष्ट करेंगे, उन पर विनिश्चय जो करा जाता है उस विनिश्चय को स्पष्ट करेंगे, विनिश्चय क्यों किया जा रहा है वो स्पष्ट करेंगे, और किस रेमेडी के लिए अपीलांट रेस्पॉन्सिबल है, उनको भी न्यायालय अपील वाला स्पष्ट। यहीं पर, जैसा कि मेरी अपनी आदत है, कोई विशेष बात यदि मुझे लगता है तो मैं जो भी निर्णय न्यायालय अपीलीय देगा उस पर अपने दस्तखत करेंगे और डेट डालेंगे। ऑर्डर 41 रूल 31, ऑर्डर 41 रूल 31 ऐसा नियम उपबंध बनाता है। डिसेंटिंग जज, देखिए यहां अब जो मैं बात कर रहा हूं डिसेंटिंग जज वाली, मैं आपको हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहीं बेंच में 2 आदमी होते हैं, या 3 बेंच होती है, 5 की बेंच होती है, या सिंगल बेंच होती है। तो वहां पर यदि 3 जजों की बेंच है और 2 जज साहिबान न्यायमूर्ति एक बात कहते हैं और एक अलग बात कहता है, तो जो डिसेंटिंग जज है वो अपना निर्णय अलग लिखेगा और वो दोनों जज अपना मिला जुला निर्णय लिखेंगे, मिलावन निर्णय लिखेंगे। उनमें से कौन सा लिखता है ये आपस में उनकी जिम्मेदारी है, कौन लिखता है, लेकिन डिसेंटिंग जज साहब भी अपने कारणों को स्पष्ट करते हुए अपना निर्णय जरूर। यही हमारी भारत की कोर्टों की खासियत है। ऑर्डर 41 रूल 34 डिसेंडिंग जज साहब को भी अपना निर्णय देने की, देखिए उससे फायदा क्या होता है। मान लो अपील हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, ऐसे में क्या होगा, तो वो ये कहेंगे कि भाई डिसेंडिंग जज ने बहुत सही निर्णय दिया और इन दोनों ने गलत दिया। तो हाई कोर्ट भी देखती है ना, सुप्रीम कोर्ट भी देखती है ना सर। कई बार मान लो अगर मामला पार्टी ले गई, सुप्रीम कोर्ट भी मान लो, तो वो कहेंगे भाई डिसेंडिंग जज ने जो कारण दिए थे वो क्या कारण थे, तो उसको भी प्रकाश में रखा जाता है। तो डिसेंडिंग जज का भी जजमेंट रिकॉर्ड की चीज है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लिखा जाने का, वो भी निर्णय लिखेंगे मैं कारण के। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपीलीय न्यायालय की जो अज्ञप्ति होगी, वो अज्ञप्ति तो नीचे वाली तो हो गई, मान लो सपोज करो चेंज हो गई, वो रही तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई फेरबदल हो गई, रद्दो तरमीम हो गई, तो अब ये न्यायालय डिग्री है। तो ये न्यायालय की अज्ञप्ति की क्या क्या विषय वस्तु होंगी वो जरा सुनिए। डेट ऑफ जजमेंट होगा उसके अंदर, अपील नंबर दिया जाएगा, अपीलांट एंड रेस्पोंडेंट के पर्टिकुलर्स दिए जाएंगे, रेमेडी ग्रांटेड और एडजुकेटेड जो की गई है वो, वाद व्यय कौन वहन करेगा वो, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ जस्टिस, ये 6 चीजें जरूरी है। लेकिन जो डिसेंडिंग जज है उनके सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। डिसेंटिंग जज साहब के सिग्नेचर की आवश्यकता इस पर नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय में अपील है, धारा 109 आदेश 45 के तहत,
उच्चतम न्यायालय में अपीलें धारा 109 आदेश 45 के तहत व धारा 112 के तहत होती है। तो उच्चतम न्यायालय की शक्तियां भी बताऊंगा। निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें आदेश 44 के तहत होती है। निर्धन व्यक्ति यदि कोई अपील करता है उसकी आदेश 44 में होती है। तो देखिए, मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी तो आप अपील की पावर के लिए आदेश 41 को जरूर पढ़ लें और धारा 107 और 108 सीपीसी पढ़ें। देखिए, एक बात मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा। सीपीसी धीरे धीरे समझ में आती है, करने से समझ में आती है, प्रैक्टिकल लाइफ से समझ में आई। और इसकी खासियत और है, लॉ की तो खासियत ये है, इसे बूढ़ा होते तक भी सीखता रहता है, क्योंकि लॉ कोई एक किताब नहीं है। लॉ कोई एक किताब नहीं है जिसे आप रट लेंगे तोते की तरह। जैसे आप बहुत से लोग किताबें रटते हैं, नहीं, धार्मिक किताबें रटते हैं वो, और उसमें बड़ी शान शौकत समझते हैं कि बम मैंने रट लिया, बहुत तगड़ा मेरी नॉलेज हो गई है। वो एक या दो किताबें करते हैं, ऐसी में 3। इसमें तो 100,000 किताबें हैं, हर एक के नियम अलग अलग है। कोई पर्टिकुलर एक में कोई बात है, दूसरे में कोई है, तीसरे में कोई है, चौथे में कोई है, हर के अलग नियम है। रटना इतना आसान नहीं, हर वक्त किताब देखनी पड़ती है। हाँ, जो रूटीन चीजें होती हैं वो मस्तिष्क में आ जाती हैं, बैठ जाती है, उसके लिए हमें ये दिमाग हमारा चलती फुर्ती पुर्जा होता है। ये कोर्ट में खड़े होते हमें याद आ जाएगा, उस पर हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं किताब को, उस पर आर्गूमेंट चालू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सीपीसी को समझना है तो पहले इसे समझना पड़ेगा जो हम थ्योरी बता रहे हैं, और न्यायालय में जाके इसके प्रैक्टिकल को देखना होगा। सीपीसी समझने के लिए एक गुरु अच्छा जरूर तलाश है। और मैं तो कहता हूं क्रिमिनल लॉ भी एक अच्छा टीचर ही सिखा सकता है, अच्छा गुरु सिखा सकता है। क्रिमिनल कोई आसान खेल है, बड़ा लॉजिकल एंड है उसका। जान इसमें तो सिर्फ पैसे का नुकसान है, उसमें तो जिंदगी मौत का सवाल है। पैसा तो आदमी आता है, कमाता है, खो देता है, लेकिन जिंदगी तो एक बार खेल है, वन टाइम शो है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक था, दोबारा से मैं आपको बता दूं, डिग्री को एज इट इज मेंटेन कर सकते हैं, डिग्री को परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर सकते हैं, डिग्री को कैंसिल्ड कर सकते हैं, अर्थात अपस्त कर सकते हैं, ऑर्डर को पूरे के पूरे को, नीचे के लोअर कोर्ट को, या उसको मामले को रिमांड बैक कर सकते हैं, एडिशनल एविडेंस लेने के लिए कह सकते हैं, किसी फैक्ट इन इशू को दोबारा फ्रेम करके डिसाइड करने के लिए कह सकते हैं। तो ऐसी ये शक्तियां अपीलीय न्यायालय में निहित होती हैं, और उसे वो शक्तियां सीपीसी की आदेश 42 और धारा 107 और 108 के तहत दी जाती है। और समय समय पर इन किताबों को देखते रहना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि कई बार बातें दिमाग से स्लिप हो जाती है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।